कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो सीक्रेटली कुछ गॉब्लिन्स को देख रहा होता है जो एक कैंप फायर के आसपास इकट्ठा हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपना फुट शिफ्ट करता है एक ट्विग स्नैप होती है और गॉब्लिन्स को उसकी प्रेजेंस का पता चल जाता है। विदाउट हेजिटेशन वो लड़का भाग पड़ता है, लेकिन गॉब्लिन्स भी उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे ही वो दौड़ रहा होता है उसके चेहरे पर एक स्लाई स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये सब उसकी प्लान का हिस्सा था। गॉब्लिन्स फिर बिना किसी सोच के उसके बनाए हुए पिटफॉल ट्रैप में गिर जाते हैं। लड़का अपना चेहरा फाइनली रिवील करता है, एक साई ऑफ रिलीफ लेते हुए सोचता है कि ये तो क्लोज कॉल था। वो अपने फोरसाइट के लिए शुक्रगुजार होता है कि उसने ट्रैप पहले से तैयार किया था, और फिर सोचता है कि फिलहाल के लिए वो इस दुनिया में अकेला ही सरवाइव कर पा रहा है। कहानी फिर वापस जाती है उस दिन पर जब वो दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट होता है। हम अपने प्रोटैगनिस्ट हरुका को पाते हैं जो स्कूल के लंच ब्रेक में अकेले एम पढ़ रहा होता है। वो एडमिट करता है कि वो एक लोनर है, लेकिन खुद की चॉइस से। वो अपनी कंपनी में ही खुश रहता है और उसे लगता है कि दूसरों के साथ रहना बस उसकी रीडिंग में डिस्टर्बेंस डालेगा। हरुका डिस्क्राइब करता है कि उसके क्लासमेट्स कई डिफरेंट क्लिक्स में बंटे हुए हैं, माइनस गैल्स, डिलिंक्वेंट्स, क्लास रेप के आसपास वाले, जॉक्स और नर्ड्स। बाकी सभी को वो अदर्स कैटेगरी में डाल देता है और फिर ये साफ करता है कि वो इनमें से किसी ग्रुप में फिट नहीं होता और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सडनली क्लासरूम में ग्लोइंग होने लगती है और सब शॉक्ड हो जाते हैं। हरुका लेकिन क्विकली मैजिक सर्कल को फ्लोर पे बनता हुआ देखता है और वो चिल हो जाता है, एक्साइटेड होता है कि अब उसे एक नए वर्ल्ड में भेजा जाएगा। लेकिन उसकी एक्साइटमेंट जल्दी फेड हो जाती है जब वो रियलाइज करता है कि ये सिचुएशन थोड़ी दिक्कत का काम होने वाली है। वो डिसाइड करता है कि वो इस पूरे सिचुएशन से बच के दूर भागेगा, तो वो दूर की तरफ भागता है। लेकिन प्रेडिक्टेबली क्लासरूम का दूर नहीं खुलता। हरुका गिव अप नहीं करता। वो दूर पे कुछ भी थ्रो करने लगता है ताकि शायद वो टूट जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अंत में वो सीलिंग में छुपने की कोशिश करता है, सोचता है कि वो अब इस मैजिक सर्कल से आउट स्मार्ट कर गया है। वो एक गहरी सांस लेता है, सोचता है कि अब वो सेफ है। लेकिन उसका रिलीफ ज्यादा समय तक नहीं रहता, क्योंकि एक और मैजिक सर्कल ऊपर से अपीयर हो जाता है और वो खुद को एक व्हाइट वर्ल्ड में पाया हुआ पाता है। हरुका खुद को खाली स्पेस में खड़ा पाता है और उम्मीद करता है कि कोई किंग, प्रिंसेस या गॉड आएगा, लेकिन इस बार कोई ग्रैंड फिगर नहीं आता। उसकी जगह एक ओल्ड मैन बैठा होता है जो उसकी तरह ही लोनली लगता है। गॉड क्लियरली फ्लस्टर्ड होता है और हरुका की तरफ भागता है घबराते हुए। हरुका समझता है कि ये ओल्ड मैन दूसरी दुनिया का गॉड है। गॉड बताता है कि हरुका के क्लासमेट्स पहले ही दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं और वो शॉक्ड हो जाता है कि वो उनमें से एक को मिस कर गया। हरुका हंसी में फूट पड़ता है। गॉड का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम मुझे सीलिंग हैच में छुपा हुआ देख भी नहीं पाए। गॉड शर्मिंदा और क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड होकर जल्दी से हरुका को कहता है कि कोई स्किल चूज कर ताकि वो भी उसे ट्रांसपोर्ट कर सके। हरुका को एक बड़ी सी लिस्ट ऑफ स्किल्स दिखाई जाती है, लेकिन उसे समझ में आता है कि सारे चीट स्किल्स पहले ही उसके क्लासमेट्स ले चुके हैं। वो झुंझलाते हुए साई करता है और बची हुई स्किल्स को देखता है। एक स्किल उसे डाइस दिखाई देती है जो उसे किसी भी स्टैट में एक पॉइंट ऐड करने की अनुमति देती है अगर वो 2 सिक्सेस रोल करता है। वो इस अब्सर्डिटी पर हंसी उड़ाता है, लेकिन फिर भी कॉम्बैट स्किल्स देखता है। जाहिर है केवल गेम मास्टर बचता है, जो वो स्किल है जिसे वो पूरी तरह से बेकार मानता है। वो शुरुआत के गियर को देखता है और दुखद दृश्य को पाता है जिसमें विलेजर सेट नामक स्किल्स और कुछ कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं। एक बार फिर साई करता हुआ वो मैजिकल स्पेल्स की सूची देखता है, लेकिन उसमें बस बेकार ऑप्शंस जैसे टेम्परेचर कंट्रोल, पैकिंग, वेट मैनेजमेंट और मूवमेंट स्पेल्स होते हैं। उसकी स्किल चॉइसेस भी उतनी ही बेकार होती हैं, जैसे जनरल हेल्थ और वॉकिंग। और जॉब टाइटल्स के लिए उसके पास बस वही ब्लीक ऑप्शंस हैं, माइनस शट इन और मीट। आखिरकार उसकी ट्रेड्स की सूची में कॉर्पोरेट प्रोएक्टिवनेस, ऑटली यूजलेस, मास्टर ऑफ नन और रिडिकुलस ब्लॉकहेड ट्रेड शामिल होते हैं, जो उसे व्यक्तिगत रूप से इंसल्ट करने जैसा लगता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर हरुका गॉड को पकड़ता है और उसे वायलेंटली शेक करता है, चिल्लाते हुए कि इस पैथेटिक लाइनअप के साथ वो स्टार्टिंग विलेज से भी बाहर नहीं निकल पाएगा। वो गॉड की बुराई करता है, डिमांडिंग करता है कि वो अपना काम ठीक से करे और उसे बेहतर वैरायटी ऑफ स्किल्स और एबिलिटीज दे। फ्लस्टर्ड और डेस्परेट होकर गॉड आखिरकार हार मानता है और हरुका को बाकी सभी स्किल्स देता है, फिर उसे न्यू वर्ल्ड में भेज देता है। सीन बदलता है और हम पाते हैं कि हरुका अकेला एक जंगल में खड़ा है। उसके सामने वही दुखी दिखने वाला विलेजर सेट पड़ा होता है। वो एक बार फिर साई करता है और अकम्पनिंग बैग को टटोलता है। तभी उसे हैरानी होती है कि उसमें अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है। अंदर कुछ बेसिक गियर, एक वुडन स्टिक, कॉन्टैक्ट लेंसेज और बाकी बचा हुआ जंक मिलता है। अपनी किस्मत से रिजाइंड होकर वो गियर पहनता है, होल अदर वर्ल्ड वाइब में आने की कोशिश करता है। फिर वो अपने स्टैट्स चेक करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही हरुका स्टैट्स विंडो खोलने की कोशिश करता है, एक पॉपअप दिखाई देता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या वो डाइस का उपयोग करना चाहता है। जिज्ञासु होकर वो डाइस को रोल करता है और दोनों पर एम आता है। उलझन में वो सोचता है कि एम का क्या मतलब हो सकता है, लेकिन पहले उसे समझ में नहीं आता। फिर उसे बताया जाता है कि वो अपने पॉइंट्स किस स्टैट पर लगाना चाहता है। ये जानकर कि रॉ स्टैट से इस दुनिया में सर्वाइवल गारंटी नहीं होती, वो अपनी सारी पॉइंट्स लक में डालने का फैसला करता है।
जब स्टैट्स विंडो फाइनली खुलती है तो उसे हैरानी होती है कि उसकी लक स्टैट मैक्स्ड आउट हो गई है। अब उसे समझ में आता है कि M का मतलब मैक्स था। एक उम्मीद की किरण महसूस करते हुए वो बाकी स्टैट्स चेक करता है और कोई आश्चर्य नहीं कि वो सारी बेकार स्किल्स दिखती हैं जो उसने अब तक ली थीं। इसके बीच में उसे 2 एडिशनल स्किल्स मिलती हैं। एक है लोनर, जो ये सुनिश्चित करती है कि वो हमेशा अकेला ही रहे और कभी भी पार्टी नहीं बना सके। दूसरी है सर्विट्यूड, जो उसे दूसरों को कमांड करने की अनुमति देती है। हालांकि ये आयरॉनिकल है क्योंकि कोई भी लोनर का पीछा करने वाला नहीं होगा। हारुका फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर बड़बड़ाता है कि इस दुनिया में एक हर्म पाने का उसका चांस इन बेकार स्किल्स के कारण उड़ गया। फिर जैसे ही उसे अपने क्लासमेट्स की कमी महसूस होती है, उसे ये भी समझ में आता है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एनीवे पार्टी नहीं बना सकता। तो ऐसी स्थिति में वो आगे बढ़ने का फैसला करता है और अपनी ऑपरेशंस की एक बेस सेटअप करने पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे ही वो डेंस जंगल में एक्सप्लोरेशन करता है, हारुका बड़बड़ाता है कि पेड़ों की अधिकता के कारण विजिबिलिटी बहुत खराब है। फिर उसे अपने बैग में रखे कॉन्टैक्ट लेंसेज याद आते हैं। वो उन्हें पहनता है और तुरंत उसकी विजन शार्पन हो जाती है, जिससे उसे अपने आसपास के सभी पौधों और चीजों के नाम दिखने लगते हैं। पता चलता है कि उसके कॉन्टैक्ट लेंसेज उसे अप्रेजल स्किल देते हैं और अचानक पूरा संसार और भी एक्सेसिबल महसूस होने लगता है। इस नई पाई गई शक्ति से उत्साहित होकर हारुका कुछ एडिबल मशरूम्स पर ठोकर खाता है, जिनमें लेटेंट एबिलिटीज को जागृत करने का एडेड बेनिफिट भी है। वो खुशी खुशी उन्हें अपने बैग में डालता है, ये जानकर कि उसका मैजिकल बैग अनलिमिटेड आइटम्स रख सकता है। अब ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए हारुका समझता है कि इस स्किल से वो जो भी चीज चाहे ढूंढ सकता है। थोड़ी देर बाद वो एक नदी के पास पहुंचता है, अपना वाटर बॉटल भरता है और अपनी प्यास बुझाता है। फिर वो एक गुफा के पास पहुंचता है और गुफा के एंट्रेंस पर रुककर दुआ करता है कि अंदर कोई मॉन्स्टर न हो। कुछ समय बाद वो अंदर जाता है और राहत की बात यह है कि गुफा काफी स्पेशियस और कंफर्टेबल होती है। वो सोचता है कि यहाँ रहना शायद अच्छा विचार हो, खासकर क्योंकि उसके पास टेंट्स और लैंटर्न्स हैं। वो पहले से इकट्ठा किए गए ड्राई लीव्स और ट्विग्स को उठाता है और अपनी टेम्परेचर कंट्रोल मैजिक का इस्तेमाल करके आग जलाता है। उसे उम्मीद होती है कि ये बीस्ट्स को दूर रखेगी। फिर रात के लिए सोने से पहले वो अपने स्टैट्स चेक करता है। उसे पता चलता है कि उसकी टेम्परेचर मैजिक लेवल अप हो चुकी है और फायर मैजिक अनलॉक हो चुकी है। इसके साथ ही उसे कुछ नई स्किल्स भी मिलती हैं, जैसे क्लेयरवॉयंस साइट, प्रेजेंस डिटेक्शन और एनिमी ट्रैकिंग। वो समझता है कि ये सब शायद इसलिए हुआ है क्योंकि वो मॉन्स्टर्स के लिए सतर्क था। जब वो सोने जाता है तो वो सोचने लगता है कि अगर कोई कुछ आ जाए तो वो क्या करेगा। फिर वो सो जाता है और जब अगली सुबह उठता है तो उसे कोई समस्या नहीं मिलती। वो समझता है कि ये सब उसके मॉन्स्टर रिपेलिंग आइटम्स और उसके शट इन जॉब टाइटल के कारण है, जो उसकी जगह को सुरक्षित रखता है। अब उसे भूख लगती है तो वो अपनी न्यूली अनलॉक्ड फायर मैजिक से आग जलाता है और कुछ मशरूम्स और जर्की बनाता है, थोड़े सीजनिंग के साथ। फिर जब वो खाना खाने लगता है तो उसे ये जानकर हैरानी होती है कि इसका स्वाद ठीक ठाक है। वो ये भी समझता है कि विलेजर सेट के फ्राइंग पैन और नाइव्स सब कुछ काम के हैं। अपने गियर को देखकर वो ये सवाल करता है कि क्या विलेजर सच में सिर्फ एक विलेजर था या फिर एक सर्वाइवलिस्ट। खाना खाने के बाद वो आराम से बैठकर सोचने लगता है कि अगला कदम क्या होगा। फिर वो जंगल की ओर खोज करता है, सोचता है कि गुफा अभी के लिए उसके ऑपरेशंस का बेस बनेगी और अगला काम होगा सुरक्षा के प्रॉपर मेजर्स लगाना। रास्ते में वो कुछ हर्ब्स और मशरूम्स इकट्ठा करता है, लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि मॉन्स्टर्स उसकी सबसे बड़ी परेशानी होने वाले हैं। जैसे ही वो ये सोचता है, उसे पास में कुछ प्रेजेंसेस महसूस होती हैं और वो देखता है कि 2 गॉब्लिन्स पास आ रहे हैं। पैनिक आ जाता है, लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि ये छोटे मोटे हैं, हालांकि उनके स्टैट्स उम्मीद से ज्यादा अच्छे हैं। हारुका सोचता है कि क्या वो इस लड़ाई में खड़ा हो पाएगा, लेकिन उसे ये भी पता है कि अगर वो और एक्सप्लोर करना चाहता है तो इसे लड़े बिना कोई रास्ता नहीं है। वो अपना केन पैकिंग एबिलिटी से लपेटता है, जो ऑब्जेक्ट्स को मैजिक से कोट करके उन्हें वेरियस बूस्ट्स देती है और आश्चर्यजनक रूप से ये अच्छी तरह से काम करती है। अब अपनी न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस के साथ हारुका ठान लेता है कि वो मेहनत करेगा और उन क्लासमेट्स को मात देगा जिन्होंने चीट स्किल्स ली हैं। वो गॉब्लिन्स की तरफ दौड़ता है, उसका ग्लोइंग केन हाथ में लिए हुए, और पहले वाले गॉब्लिन को आसानी से हरा देता है। दूसरा गॉब्लिन हमला करता है, लेकिन उसकी मूव्स बहुत प्रेडिक्टेबल होती हैं और हारुका उन्हें बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। फिर अपने केन से मैजिक की एक क्विक बर्स्ट से दूसरे गॉब्लिन को खत्म कर देता है। जैसे ही शाम होती है, हारुका नदी के पास सफाई कर रहा होता है। खुद पर गर्व महसूस करता है कि उसने अपनी पहली लड़ाई जीत ली और सोचता है कि आज एक अच्छा दिन था। फिर थका हारा होकर वो गुफा की ओर लौटता है, कुछ मशरूम्स खाता है और देखता है कि उसने गॉब्लिन से एक वुडन क्लब उठाया था। वो जल्दी से उसे नकारता है, सोचता है कि ये बेकार है, बहुत छोटा और भारी है, उसकी ट्रस्टी केन इससे कहीं बेहतर है। फिर अपने स्टैट्स चेक करते हुए उसे ये हैरानी होती है कि बस कुछ गॉब्लिन्स को मारने से ही वो लेवल अप हो गया है, लेकिन वो कोई शिकायत नहीं करता। उसे ये भी पता चलता है कि उसे एक नया स्किल मैजिक इन्फ्यूजन मिला है और उसकी कैलिस्थेनिक्स लेवल भी बढ़ गई है। तीसरे दिन तक हारुका को हर रोज मशरूम्स खाने से बोर हो जाता है। उसे मांस खाने का मन करता है और खुद से कहता है कि अगर उसकी क्लास रेप यहाँ होती तो वो उसे शिकायत करते हुए डांट देती।
फिर वो झुंझलाते हुए मशरूम्स खा लेता है और सोचता है कि उसे जो मैजिक इन्फ्यूजन स्किल मिली है वो चेक करे। पता चलता है कि ये उसकी बॉडी को मैजिक से क्लोक करती है और उसे एनहांस करती है। इसके साथ ही उसकी मैजिकल डिफेंस और फिजिकल कंट्रोल भी बढ़ाती है। फिर वो देखता है कि उसकी अप्रेजल स्किल भी लेवल 2 तक पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो थ्रिल्ड नहीं होता। वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अब कुछ चीजों पर क्वेश्चन मार्क्स दिखाई देने लगते हैं। जब वो उन्हें अप्रेज करने की कोशिश करता है तो वो गुस्से में आकर सोचता है कि शायद ये एक डाउनग्रेड है ना कि अपग्रेड। इस सोच को झटकते हुए हारुका जंगल में जाता है ताकि कुछ मैजिक की प्रैक्टिस कर सके, लेकिन उसका ध्यान जल्द ही टूट जाता है जब उसे फिर से एक और मशरूम दिखाई देता है। निराश होते हुए वो मांस की कमी पर टिप्पणी करता है और मजाक में सोचता है कि मांस आखिरकार पेड़ों पर क्यों नहीं उगता। फिर उसे याद आता है कि उसे मैजिक की प्रैक्टिस करनी है, न कि फॉरेजिंग। वो अपनी मैजिक इन्फ्यूजन स्किल फिर से एक्टिवेट करता है और जंगल में दौड़ने लगता है। उसे अपनी डेक्सटेरिटी पर हैरानी होती है जो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। फिर कुछ गॉब्लिन्स का सामना करता है जो पहले से थोड़े मजबूत होते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें कल से ज्यादा आसानी से हरा देता है। इसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो सोचता है कि अब वो शायद 3 गॉब्लिन्स को एक साथ भी हरा सकता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ज्यादा घमंडी होता है उसे 3 मसल से भरे हुए गॉब्लिन्स दिखाई देते हैं। उसका आत्मविश्वास तुरंत गायब हो जाता है और वो छिपने के लिए झुक जाता है। समझ जाता है कि अब वो इनसे मुकाबला नहीं कर सकता। हारुका तुरंत छिपने के लिए झुकता है और चुपचाप भागने लगता है, पूरी तरह से जानता है कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। अगले कुछ दिनों तक वो एक रूटीन फॉलो करता है। दिन में गॉब्लिन्स का शिकार करता है और रात में मैजिक की पढ़ाई करता है। 5वें दिन हारुका एक गॉब्लिन को सिर्फ एक बार में मार डालता है और थोड़ी देर अपनी गुफा को सुधारने में बिताता है। उसमें एक गेट और कुछ साधारण फर्नीचर जोड़ता है ताकि उसे रहने में आरामदायक लगे। उसी रात उसे आखिरकार किस्मत मिलती है और वो एक खरगोश का शिकार कर लेता है जो बहुत जरूरी मांस था। खरगोश पकड़ने के बाद वो बहुत खुश होता है, सोचता है कि आखिरकार वो कुछ और खा पाएगा सिवाय मशरूम्स के। लेकिन जैसे ही वो जश्न मनाने वाला होता है उसे किसी के पास आने का एहसास होता है। उसका गुस्सा बढ़ जाता है क्योंकि ये उसके क्लास की लड़कियों का ग्रुप होता है। वो उनकी ड्रामा से दूर रहना चाहता है, इसलिए छिप जाता है, लेकिन फिर उसे ये भी एहसास होता है कि डिलिंक्वेंट्स भी पास में हैं और वो बिल्कुल भी उनका सामना नहीं करना चाहता। अपनी क्लेयरवॉयंस की मदद से हारुका आसपास की जगह स्कैन करता है और समझ जाता है कि पूरी क्लास वहाँ है, जिसमें क्लास रिप का ग्रुप भी शामिल है। वो नहीं चाहता कि वो दूसरे ग्रुप के मामले में घुसे, लेकिन एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद क्लास रिप को बस हाई बोल दे, क्योंकि वो दोनों ग्रेड स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन फिर वो अपने विचारों से बाहर आता है और खुद से कहता है कि वो अब से कोई अच्छा इंसान नहीं बनने जा रहा है। दरअसल वो इस पूरी स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है जहाँ कोई उसे बताने वाला नहीं है, कोई ड्रामा नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। वो बिल्कुल वैसे जी सकता है जैसा वो चाहता है और इस विचार के साथ हारुका तय करता है कि वो इस दुनिया को अकेले ही जीत लेगा, बिना अपने क्लासमेट्स को अपने पीछे खींचे। तभी उसे एक झाड़ी में छिपने की जरूरत महसूस होती है क्योंकि डेलिंक्वेंट्स पास आ रहे होते हैं। एक डेलिंक्वेंट संदिग्ध रूप से कहता है कि उसे कुछ सुनाई दिया है और वो झाड़ियों के पास आकर चेक करता है, लेकिन जब वो अंदर देखता है तो सिर्फ खरगोश को पाता है और फिर बाकी सब लोग वहां से चले जाते हैं। हारुका राहत की सांस लेता है कि वो पकड़ में नहीं आया।
फिर भी उसकी जिज्ञासा उसे उन्हें फॉलो करने के लिए मजबूर कर देती है, ये जानने के लिए कि वे क्या कर रहे हैं। जैसे ही वो सुनता है उसे पता चलता है कि डेलिंक्वेंट्स लड़कियों के बूब्स के बारे में बेहुदा बात कर रहे हैं। हारुका को निराशा होती है क्योंकि उसने कुछ उपयोगी जानने की उम्मीद की थी, लेकिन इस दुनिया में कोई असली नियम या परिणाम नहीं है। वो थोड़ी चिंतित होता है कि ये बेवकूफ लड़के लड़कियों के साथ क्या करेंगे, लेकिन फिर खुद को समझा लेता है कि क्लास रिप शायद इसको संभाल लेगी, वो हमेशा करती है। जैसे ही वो ध्यान देना बंद करने वाला होता है, उसे डेलिंक्वेंट्स की बातचीत में पता चलता है कि वो किसी गरीब नर्ड तनाका का इस्तेमाल करने की साजिश कर रहे हैं ताकि अपनी मर्जी से काम करवा सकें। तभी हारुका को समझ में आता है कि वे कुछ बुरा करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें घुसने का मतलब है असल सोशल इंटरेक्शन में शामिल होना, और सच कहें तो हारुका इससे पूरी तरह से नफरत करता है। वो वापस अपनी गुफा में जाता है और कुछ मशरूम सेंकता है ताकि इस सब को भूल सकें। फिर उसे अचानक एक चीज का एहसास होता है जो उसे जैसे ट्रक से टकराती है। उसकी लोनर स्किल अब लेवल अप हो गई है। उसकी स्टेटस बोर्ड अब उसे औपचारिक रूप से एक लोनर के रूप में पहचानता है। शायद ये लेवल अप इसलिए हुआ क्योंकि उसने पूरा दिन अपने क्लासमेट से दूर बिताया था, लेकिन फिर भी ये सबसे बुरी बात नहीं है, वो खुद से कहता है। वो ज्यादा लेवल बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहा था क्योंकि उसका ओवरऑल लेवल अभी भी मुश्किल से लेवल 3 पर अटका हुआ था। असली समस्या तो उसकी 2 स्किल्स मास्टर ऑफ नन और डमी स्किल्स थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि इन्हें कैसे लेवल अप किया जाए या ये करते क्या हैं। मास्टर ऑफ नन तो सीधा सादा सा लगता है, मतलब वो ज्यादातर चीजों में ठीक ठाक रहेगा लेकिन कभी भी किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं बनेगा। वहीं डमी स्किल्स के बारे में हारुका को लगता है कि शायद ये किसी तरह के पपट से जुड़ी हो, लेकिन वो पूरा यकीन नहीं कर पा रहा था, तो उसने सोचा कि फिलहाल इन बारे में सोचना छोड़ देता हूँ और बस अपनी डिनर पर ध्यान देता है। फिर भी वो यही चाहता था कि उसे कुछ मांस मिल जाए। वो रात के लिए लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर कुछ जोर शोर से हो रही आवाज उसे सोने नहीं देती। वो मजबूरी में उठकर बाहर देखता है कि क्या हो रहा है। उसे उम्मीद थी कि बाहर वही डेलिंक्वेंट्स होंगे जो हमेशा से परेशानी करते हैं, लेकिन इस बार उसे हैरानी होती है कि ये वो नहीं है। ये नर्ड्स हैं जो एक ग्रुप के साथ लड़ रहे थे, लेकिन वो मुश्किल में फंसे हुए थे। हारुका मदद करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वो उनके स्टेट्स चेक करता है। हैरानी की बात यह है कि उनके स्किल्स उससे कहीं बेहतर हैं और वो सभी लेवल 16 के हैं, जबकि वो अभी भी लेवल 3 पर अटका हुआ था। उसे लगता है कि ये लोग खुद ही संभाल लेंगे, तो वो जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसे 2 गॉब्लिन्स दिखाई देते हैं जो नर्ड्स के पीछे आ रहे होते हैं। अब जब ये लोग पहले से ही काफी मुसीबत में हैं, तो अगर पीछे से हमला होता है तो ये पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। हारुका कुछ देर के लिए हिचकिचाता है, फिर भी उसे याद आता है कि एक समय था जब नर्ड्स ने उसे होलोग्राफिक चारेजार्ड दिखाया था। ये याद उसे इतना प्रेरित करती है कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के झाड़ियों से कूदकर बाहर आता है और अपनी छड़ी से दोनों गॉब्लिन्स को एक ही बार में मार गिराता है। नर्ड्स हैरान और मुंह खोले उसे देखते हैं, फिर वो पूछते हैं कि क्या वो ठीक हैं। शारीरिक रूप से तो वे ठीक होते हैं, लेकिन ये हैरान है कि हारुका यहाँ जंगल में कैसे आया। थोड़ी ऑकवर्ड मुलाकात के बाद नर्ड्स उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हारुका को बातचीत करना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि उसे कई सालों बाद किसी से बात करने का मौका मिला था। अंत में हारुका उन्हें अपनी गुफा में ले जाता है और नर्ड्स अंदर के माहौल को देखकर हैरान हो जाते हैं। गुफा होने के बावजूद इसका इंटीरियर्स बहुत आरामदायक और अच्छे से डिजाइन किए हुए हैं। हारुका बताता है कि उसने कुछ अर्थ मैजिक और क्राफ्टिंग स्किल्स सीखी थी, जिससे उसने ये जगह अपने हिसाब से सजाई थी। लेकिन नर्ड्स ये देखकर भी हैरान होते हैं कि उसने सब कुछ अकेले किया। वो उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है और पूछता है कि वे इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे थे। तभी मूड बदल जाता है। नर्ड्स चुप हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ अजीब तरह से देखते हैं। कुछ समय की चुप्पी के बाद वो अंत में ये स्वीकार करते हैं कि वे क्लास के बाकी लोगों से भाग रहे हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब क्लास को इस नई दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया गया। पहले तो सभी लोग सिर्फ हैरान थे कि क्या हो रहा है, पूरी तरह से अंधेरे में थे, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आई कि अब वो यहाँ फंसे हुए हैं। पहले तो कुछ लोग शांत थे, लेकिन पॉपुलर गर्ल्स ज्यादा परेशान नहीं हुई, जैसे ये सिचुएशन बस उनके दिन को खराब कर रही हो। डेलिंक्वेंट्स भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका कोई खास आई नॉलेज नहीं था जो मदद करता। वहीं नर्ड्स बढ़िया से काम कर रहे थे, ये उनका मौका था। क्लास रिप भी बाकी सभी की तरह कंफ्यूज थी, लेकिन उसमें ये सामान्य समझ थी कि अगर वे एक अनजान जंगल में पैनिक करेंगे तो तुरंत ही किसी शिकार का शिकार हो जाएंगे। तो उसने तुरंत सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। एक ग्रुप गॉब्लिन्स ने पहले ही उन्हें खोज लिया था। क्लास रिप, जो हमेशा सब कुछ कंट्रोल करती थी, इस बार पूरी तरह से बाहर थी और उसके बाद पूरा ग्रुप पैनिक करने लगा। डेलिंक्वेंट्स भी घबराए हुए थे। नर्ड्स को पता था कि किसी को तो नेतृत्व करना पड़ेगा, तो उन्होंने अपनी स्किल्स एक्टिवेट की और काम पर लग गए गॉब्लिन्स को हराने में। यहाँ तक कि जिम रॉस भी शामिल हो गए। जल्दी ही गॉब्लिन्स हारे, लेकिन क्लास अभी भी खतरे में थी। क्लास रिप, जो अब कुछ कंट्रोल में थी, सभी का ध्यान आकर्षित करती है और बताती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी कहीं सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, वरना फिर से हमला हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वे नदी के किनारे कैंप लगा लेते हैं। नर्ड्स अपनी विशाल आई नॉलेज के साथ सबको इस दुनिया में सर्वाइवल के बेसिक सिखाते हैं। पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था। क्लास में जिम्मेदारियां बराबरी से बांटी जा रही थीं और हर कोई अपना काम कर रहा था।
लेकिन फिर अचानक पॉपुलर गर्ल्स ने ये तय किया कि अब वे कोई काम नहीं करने वाली हैं। क्लास रिप ने उन्हें समझाने की कोशिश की, बस तंबू लगाने का काम करना था, लेकिन लड़कियां इस पर ध्यान नहीं दे रही थीं। और जब पॉपुलर गर्ल्स काम नहीं कर रही थीं, तो डेलिंक्वेंट्स ने भी तय किया कि वे भी कुछ नहीं करेंगे। इससे क्लास रिप और नर्ड्स को सारा काम करना पड़ा, कैंप सेट करना, आपूर्ति इकट्ठा करना और हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इसके अलावा नर्ड्स ने उन सभी मॉन्स्टर्स से भी निपटने की जिम्मेदारी ली जो लगातार कैंप पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक भारी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्हें ये करना पड़ा क्योंकि उनकी अपनी सर्वाइवल भी इस पर निर्भर थी। वहीं एक सफेद कमरे में नर्ड्स ने दो बहुत ही चौंकाने वाली स्किल्स देखी। एक था चार्म स्पेल जो लोगों पर कंट्रोल करने की क्षमता देता था, और दूसरा था पपेटियर स्किल जो कुछ ऐसा ही करता था। नर्ड्स को पता था कि एक डेलिंक्वेंट ने पपेटियर स्किल लिया था, तो अब उन्हें जल्दी से जल्दी लेवल अप करना था। अगर उन्हें रात में अपनी रक्षा करने का कोई मौका चाहिए था, तो डेलिंक्वेंट्स को भी मॉन्स्टर हंटिंग पर जाना पड़ता, लेकिन उनका मकसद सिर्फ लेवल बढ़ाना था ताकि वे अपनी ट्विस्टेड स्किल्स को अनलॉक कर सकें। एक इवनिंग नर्ड्स ने कुछ चिलिंग ओवरहियर किया। डेलिंक्वेंट्स पहले ही ये प्लानिंग कर रहे थे कि जब वे काफी स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे तो वे गर्ल्स को अपनी स्लेव्स बना लेंगे। नर्ड्स ने ये महसूस किया कि अब एक्शन लेना पड़ेगा, तो वे जल्दी से क्लास रेप को वार्न करने के लिए दौड़ पड़े। दुर्भाग्यवश कुछ ही डेज बाद डेलिंक्वेंट्स ने अपना लेवल इतना बढ़ा लिया था कि वे अपनी स्किल्स का यूज करने में सक्षम हो गए थे। बुरी किस्मत से क्लास रेप पास ही थी, तो उन्होंने उसे अपनी पहली विक्टिम बनाने का टारगेट बना लिया। लेकिन इससे पहले कि वे हमला करते, नर्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया। डेलिंक्वेंट्स को हराकर उनकी स्किल्स को सील कर दिया गया ताकि वे किसी को नुकसान न पहुंचा सकें। अब पावरलेस डेलिंक्वेंट्स एक थ्रेट नहीं रह गए थे। जैसा कि उम्मीद थी, लड़कियां जब ये जानती हैं कि डेलिंक्वेंट्स क्या करने वाले थे, तो वे बहुत गुस्से में आ गईं। डेलिंक्वेंट्स को तुरंत कैंप से बाहर कर दिया गया। यहाँ तक ठीक था, लेकिन डेलिंक्वेंट्स, जो हमेशा पेटी जर्क्स होते हैं, ने बदला लेने का प्लान किया। एक रात जब नर्ड्स कैंप से बाहर थे, डेलिंक्वेंट्स ने स्नीक अटैक किया। उनका मकसद किसी को कंट्रोल करना नहीं था, बल्कि सिर्फ केओस मचाना था। तो उन्होंने पूरे कैंप को आग लगा दी, सब कुछ जलाकर राख कर दिया। जब नर्ड्स वापस आए तो वे डेवस्टेट हो गए। सब कुछ जो उन्होंने मेहनत से बनाया था, वो सब कुछ गॉन था। चिंता की बात यह थी कि पॉपुलर गर्ल्स ने इस पूरे घटना को ट्विस्ट कर दिया और नर्ड्स पर ही आरोप लगा दिया कि उन्होंने डेलिंक्वेंट्स को प्रोवोक किया और ये डिस्ट्रक्शन किया। शुक्र है क्लास रेप ने इंटरवीन किया और सबको याद दिलाया कि नर्ड्स ही वो लोग थे जिन्होंने इस मुश्किल समय में उनकी मदद की। हालांकि नर्ड्स ने उनकी मदद की सराहना की, लेकिन अब वे ये सहन नहीं कर पा रहे थे कि उनके साथ रहने वाले लोग ग्रेटफुल नहीं थे। उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें इस कैंप से निकलना होगा और अपनी राह पर चलना होगा। नर्ड्स का पूरा कहानी सुनने के बाद हारुका ने उनके लिए जेन्युइनली बुरा महसूस किया, तो उसने रात को एक मशरूम फीस्ट का आयोजन किया। आश्चर्यजनक रूप से वो खुद को उनके साथ समय बिताते हुए एंजॉय करता है, जो उसके लिए एक रेयर अनुभव था। लेकिन अगले दिन नर्ड्स को जाना पड़ा। वे डाउनस्ट्रीम किसी विलेज में नए शुरुआत के लिए जाने वाले थे। जाने से पहले उन्होंने हारुका को उनके साथ जाने का इन्विटेशन दिया, उन्हें एक दोस्त मानते हुए। हारुका भले ही उन्हें दोस्त मानता था, उसने मना कर दिया क्योंकि वो सोचता था कि उसकी ट्रैश स्किल्स उनके लिए सिर्फ एक बर्डन बनेंगी। फिर भी वो थोड़ा अनईजी था, खासकर क्लास कैंप को लेकर, क्योंकि क्लास रेप, वो वे व्यक्ति जिसे वो रिस्पेक्ट करता था, अभी भी वहाँ थी। उसने सोचा कि शायद उसे कैंप जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। रास्ते में उसे एक कोबाल्ट मिला। वह उसे बार बार काटता है जैसे एक पागल कुत्ता, लेकिन अंत में वह उसे मार डालता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। जब रात होती है तो हारुका क्लास कैंप पहुंचता है, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाता है कि वो जगह पूरी तरह से खाली है। उसने सोचा कि हो न हो सब लोग कहीं और चले गए होंगे। उसने एक डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल किया और फुटप्रिंट्स को ट्रैक किया। वह रास्ते का पालन करता है और अंत में उसे अपने क्लासमेट्स में से पॉपुलर गर्ल्स मिलती हैं। उन लोगों से वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, तो वो तुरंत पलटकर घर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे पहले ही उसकी तरफ दौड़ने लगे थे। सामान्य तौर पर हारुका के लिए उन्हें आउटरन करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जैसे ही उसने प्लीज शब्द सुना, वो रुक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इन लड़कियों के मुंह से ये शब्द सुनने को मिलेगा। वो चौंका और ये समझने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ है जो वे इतनी डेस्परेट लग रही थीं। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि वे नर्ड्स के बारे में जानना चाहती हैं। हारुका ने सोचा कि शायद वे अब भी नर्ड्स को और परेशान करना चाहती होंगी, लेकिन इस बार लड़कियां वास्तव में नर्ड्स से माफी मांगने आई थीं। उन्होंने ये समझा कि नर्ड्स ने उनके लिए कितना कुछ किया था और अब वे सही में उन पर किया गया बुरा व्यवहार सुधारना चाहती थीं। हारुका ने उनसे पूछा कि वे नर्ड्स को कैसे ढूंढने जा रही थीं, जब वे खुद भी सर्वाइवल बेसिक्स नहीं समझ पाती, और क्या उनके पास वो डिटर्मिनेशन थी कि वे किसी भी हाल में माफी मांगने के लिए जो करना पड़े वो करें। लड़कियां टूट गईं और रोने लगीं, ये समझते हुए कि वे अकेले जंगल में एक दिन भी नहीं गुजार सकती। आखिरकार उन्होंने हारुका से कहा कि वो उन्हें सर्वाइवल सिखाए। हारुका, जो उनके इस अचानक डेस्परेशन से पूरी तरह से चौंक गया था, बिना कुछ सोचे समझे स्वीकार कर लेता है। और तभी हारुका की सब्जुगेट एबिलिटी सक्रिय हो जाती है और बिना चेतावनी के लड़कियां उसकी सबसर्वेंट फॉलोअर्स बन जाती हैं।
उनका खाली चेहरा अब हारुका पर स्थिर हो जाता है और ये दृश्य उसे बहुत डरावना लगता है।